नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए एपिसोड में हमारे चैनल सी यू सून पर। और आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने परिवारजनों का और अपने दोस्तों और साथियों का खास ख्याल रख रहे होंगे। हमारा देश एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है और इस दौर में हमारी कोशिश रहती है कि आप तक देश के, जगत के, दुनिया के उन प्रभावी व्यक्तित्वों को प्रस्तुत करें जिन्होंने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट अपने दायरे में प्रस्तुत किया है। और इसी श्रेणी के चलते आज हम आपसे एक बहुत ही खास मेहमान का इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं, जिनको मैं कुछ वर्षों से खुद जानता हूं और कानून जगत में उनका काफी नाम है, काफी दबदबा है। और एट प्रेजेंट वो एक बहुत ही नामी गिरामी कंपनी जिमर बायोमेट, जो कि एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, वहां पे बतौर डायरेक्टर लीगल उसको हेड कर रही है। बहुत बहुत स्वागत सलोनी आपका हमारे इस प्रोग्राम से। थैंक्स जयंत। तो सवाल जवाब की जो हमारी एक श्रृंखला होती है उसको शुरू करने से पहले और औपचारिकता के तौर पे मैं हमेशा एक प्रथम सवाल अपने अतिथियों से करता हूँ। वो ये होता है कि थोड़ा सा अपने आप शुरुआती जन्म और पढ़ाई के बारे में हमें बताएं, हमारे दर्शकों तक उस बात को साझा करें और ये भी बताएं कि वो कौन सा दौर रहा आपके जीवन में जब आपने ठान लिया कि मुझे लॉ की पढ़ाई करनी और वकील बनना है। जयंत, first of all, thanks for the lovely introduction, and our friendship and our acquaintance goes back to now almost 20 years. जी। And yeah, I'm very proud of you, of what you are doing and what you have achieved. Let me start with that before I start introducing myself. तो मैं दिल्ली की पढ़ी हुई हूँ और दिल्ली की लड़कियां जैसे वीडियोस में दिखाते हैं वैसे नहीं होती। हमें गुची गुची पता होता है, गुक्की नहीं पता होता है, और हमारे लिए सिर्फ गुची और एलवीस के बियॉन्ड भी लाइफ है। सो लेट मी स्टार्ट विद दैट। एंड मैं दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ, मैंने एजुकेशन भी यहीं की है और मेरी लॉ स्कूल भी यहीं की है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एमिटी लॉ स्कूल, जहाँ पे मैं जैन से मिली। और उसके बाद मैंने LLM की बहुत ही सालों बाद, इनफैक्ट 2019-20 में मैंने LLM की है फ्रॉम UC Berkeley ऑन स्कॉलरशिप. I'll brief why I chose to do it much belatedly in my life. उसके बारे में भी हम सलोनी बात करेंगे, पर आपके LLM में जाने से पहले ये जान लेते हैं कि क्यों आपने लॉ की पढ़ाई करने की सोची जब आप स्कूल में थी। हाँ जी, तो जैन मैं बिजनेस फैमिली से आती हूँ। मेरे मम्मी पापा और मेरे we are actually fourth generation business people, but I like how lawyers kids say कि we have heard about constitution from our childhood. हमने सिर्फ payments, labor, आज ही बिजली चली गई, आज ये चली गई, आज बहुत अच्छा सीजन हुआ, ये सब मैंने भी बचपन से सुना था. So but I wasn't very keen in going for business because from I don't know since when I wanted to create my own niche, and I wanted to create my own niche, my own space, and that's why I wanted to do something which is very different. And two professions were in my head. I was a science student. Two professions were in my head, including architecture and law. I know they are absolutely diverse. And then I read about them. I read about what architecture entailed, what law entailed. In fact, my father was very keen, which was to do law. And let me put something very controversial here. Is a lot of people, at least 15, 20 years back in 2000, late 90s or early 2000, people thought law is either somebody who's trying to prep for IAS, they do it, or who don't get anything, they do law, or it's something if you're a fighter, in not a positive way but a negative way, argumentative, etc., you should do law. And especially for a lot of and why I said it's controversial is because a lot of people thought women should not pursue law क्योंकि उनकी शादी नहीं होगी. And I, as alien as it may sound today, but there has been a thought process like that. Well, my parents were very encouraging. They said whatever you want to do, law or architecture or anything, just be good at that. उन्होंने सिर्फ ये चीज बात बोली थी और ये कहा था कि always maintain that fire in your belly. Once I read it, तब education times आता था, तब मैंने उसके बारे में, law के बारे में पढ़ा, and the more I read about it, the more empowered I feel, more I fell in love with it, or at the idea of law appealed to me. That's when I pursued, or I took an admission in law, and that's when I met you.
जी, एक बात तो ये भी बता दें दर्शकों को कि सलोनी हमेशा हमसे आगे रही हैं लॉ की पढ़ाई में। वो इसलिए क्योंकि उनका रोल नंबर था 77 और मेरा था 78। तो जीवन की उस श्रेणी में मैं हमेशा समझता हूँ कि आप उत्तीर्ण तो रही जीवन में हमसे हमेशा, और एक नंबर हमेशा आगे रहती थी। तो वो आई थिंक वो कहते हैं कि जीवन का एक साथ सा हो जाता है दोस्तों के साथ। तो सलोनी आपने बड़ी अच्छी व्याख्या की कि उस वक्त वाकई एक ऐसा दौर था कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, यानी कि कानून की पढ़ाई कर लेते हैं। तो आपने और हमने भी वो पढ़ाई की, लेकिन हमारे समय तक मैं समझता हूँ थोड़ा सा चीज़ों को सीरियस लोग लेने लगे थे। और 5 ईयर वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट दिल्ली में एमटी लॉ स्कूल पहला 5 वर्षीय लॉ स्कूल था, और हम लोग का बैच 4th बैच था उस वक्त। और तो मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, बिकॉज आई थिंक मैं तो काफी बातें करता रहता हूँ वेबिनार में और बाकी जगह पर। आप बताइए कि वो 5 साल कितने चुनौतीपूर्ण थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई एक आपने नया लॉ स्कूल ज्वाइन किया, आपने एक रिस्क लिया है, आप कॉम्पीट कर रहे हैं सिर्फ 5 ईयर नेशनल स्कूल से नहीं, जो उस टाइम स्टैब्लिश भी हो रहे थे देश भर में, और प्राइवेट लॉ स्कूल जो 5 ईयर्स के थे, प्लस जो 3 ईयर्स के लॉ कोर्सेज चल रहे थे साथ में। तो कितना फर्क आप महसूस करती हैं तब की पढ़ाई में, और आज जब आप एक कंपनी को हेड करती हैं, तो आज के जो बच्चे आपके साथ जुड़ते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, उनके टेम्परामेंट और उनके एटीट्यूड में आपको क्या फर्क नजर आता है? So, Jayant, I'll take a step back. आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि तब 5 year course introduce ही हुए थे. What I was trying to highlight is while there was a lot of academic changes that were happening, we were social changes were also happening simultaneously, or maybe just a tad bit slower. So we were, I wouldn't like to call ourselves pioneers, but we were some of the first few batches who got introduced to 5 years or took the risk of 5 years, especially in Delhi. I know you've already mentioned LLS was an establishing institute then. So yes, it was also a new venture that we braved upon. Having said that, 5 year course में हम लोगों ने बहुत मजे किए, बहुत मूड की, बहुत पढ़ाई की. As usual, attendance was always a requirement. Bunk bhi kiya, but that's all a part of our life. That's all a part of our college entertainment, if I can say like that. Having said that, what I always say is, and I personally believe, and I've done that, is that experiment as much as you can. किसी को पता नहीं होता उसको क्या पसंद है, आईपीआर उसका कॉलिंग है या कॉर्पोरेट है या इन हाउस है या लिटिगेशन है. आपने मैंने इंटर्नशिप्स किए हैं इकट्ठे, dispute resolution, and which was a law firm. I was in law firm for 9 years before I moved in house. Please explore as much as you can, intern as much as you can. There is nothing that can replace a good internship. I seriously believe that. कई लोग कहते एक महीने में क्या हो जाएगा, या हमें seriously नहीं लेते associates या senior associate या partners. Please, every work counts, every experience counts. Even if you don't get a pat on the back, it's all right. Take it with a pinch of salt, because what you are learning is much bigger than pat on the back. Yeah. So while you and I have been lucky that we have got that appreciation much early, you and I have contributed in a book, and where the esteemed lawyer also acknowledged us in his foreword of the book. So ऐसी opportunities मिलती हैं, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज को जितना हो सके उतना एक्सप्लोर कीजिए, because exploiting is a wrong word. So explore as much as you can, enjoy as much as you can. Another thing that I cannot emphasize enough is talk to lawyers, talk to your seniors, talk to your juniors, talk to your peers, because everyone is there to teach you something. I've had great experience. I actually started learning dispute resolution much later in my life. And, my first teacher in dispute resolution was actually, court clerk of my law firm. He taught me how to do filing. He taught me appendix कैसे करते हैं, जब senior advocate के पास जाते हैं तो कैसे files आपको लगानी है, क्योंकि वहां पे senior advocates don't have time for you to struggle कौन से number पे क्या है. So please don't underestimate the knowledge, the power of knowledge, and never compare the source. It doesn't matter if it's a court clerk, it's a PA of any senior advocate, or if it's you and me, or it's भाई मुझे dispute करनी है तो मैं एक corporate lawyer से बात क्यों करूँ? Because जरूरी इसलिए है कि corporate lawyer आपको बता देगा कि maybe transaction कैसे होती है, उनके mind में क्या चलता है जब वो एक contract बनाते हैं, transaction execute करते हैं. Because if you are a dispute resolution, you need to know the history. So that's something that I think we should all start early. And yes, and
Also, never underestimate the power of your professors. They are your teachers. They are there to teach you. Academics is as important as your practical knowledge. कई लोग कहते हैं कि unlearn what you've learned in law school once you enter your profession. I don't believe that, honestly. अगर मुझे कंसेंट ना सिखाया होता फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में तो मैं आगे इंटर्नशिप भी नहीं कर सकती थी, या मैं उसको आई वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो और रादर माइनस. सो प्लीज, while you enjoy as much, give your professors the due respect, give your education the due respect. I cannot emphasize enough on that. बड़ी अच्छी बात है आपने स्टूडेंट दो चीज़ें बताई, और मैं समझता हूँ कि जो भी यंग लिसनर्स हैं हमारे, जो बच्चे जुड़ते हैं इस प्रोग्राम को और हम बाद में देखते हैं कि एक तो कोर्ट क्लर्क, वाकई आपने बड़ा इंपॉर्टेंट वो बात की कि किसी भी दफ्तर में जब आप ज्वाइन करते हैं तो जो आपके सीनियर एसोसिएट्स है, पार्टनर्स है, जो भी, अगर आप चेंबर प्रैक्टिस में है या अगर आप इन हाउस लॉयर हैं, तो सीनियर पीपल आर ऑलवेज ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड एंड वेरी बिजी विद देयर वर्क. तो ये बहुत ऐसा कम लकी ब्रेक मिल पाता है कि सीधे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले या लोग आपको सीधे हैंड होल्डिंग करके पकड़ा दें, बिकॉज देयर आर टू मेनी कमिटमेंट्स व्हेन यू ग्रो इन द प्रोफेशन and when you rise in the hierarchy. लेकिन जो बाकी स्टाफ होता है, which may be a paralegal staff or non legal staff, वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है by virtue of their experience, if not by virtue of their education. कि जो बारीकियां होती हैं प्रोफेशन की, कि भाई टिकट्स कहाँ मिलने हैं, कोर्ट स्टैम्प कहाँ मिलना है, ड्यूटी कैसे होती है, फाइलिंग रेक्टिफिकेशन कैसे होती है. अगर आप इन हाउस में हैं तो वहाँ पे जो एक मुलाजिम चाय भी देने आता है उसको भी पता होता है कि किसका टेम्परामेंट कैसा है. तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसपे मैं समझता हूँ आपने बहुत बढ़िया रोशनी डाली. और दूसरा आपने बताया कि जो लॉ स्कूल में जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनका आदर करें, सत्कार करें, क्योंकि उनकी जो नॉलेज है जो वो आपको देते हैं, क्योंकि आपके साथ सबसे ज्यादा वो जुड़ते हैं उन 5 सालों में, उन 3 सालों में जब आप पढ़ाई कर रहे हो. और एजुकेशन और लर्निंग, आई थिंक आई ऑलवेज टेल पीपल, इज अ टू वे प्रोसेस. तो आप ये ना सोचें कि आप ही को सब कुछ आता है. देखिए, अगर हम इस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे आईटी के दौर पे, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इसको कहा जाता है, तो जो रिसर्च इंजन है, जो सुविधाएं आपके पास उपलब्ध है, वो आपके प्रोफेसर के पास भी है. लेकिन आपके प्रोफेसर के पास 2-3 चीजें थोड़ी आपसे ज्यादा रहती हैं. एक, उनका एक्सपीरियंस, और दूसरा, जिस वक्त उन्होंने अपनी पढ़ाई की होगी उस वक्त ये सर्च इंजन नहीं थे. तो जो उनका एक प्रोसेस था सीखने का चीजों को, वो लिटरली मुझे भी याद है जब हम और आप साथ में इंटर्नशिप भी करते थे, और उस टाइम अगर कोई कह दे कि रिसर्च करो तो 1912 की एआर खोलनी पड़ती थी शुरू में, और वहां से करते करते आते 2001 2002 आप एक डीएलटी या एआईआर जो भी होता था वो देखना पड़ता था. क्योंकि हम लोग के टाइम पे मनुपत्र शुरू ही हुआ था. इट वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, और इंटरनेट बहुत फास्ट नहीं होता था उस दौर में, और मोबाइल फोन इंडिया में लॉन्च ही हुए थे 2002, और हम 2003 की बात कर रहे हैं. तो ये आपने बड़ी अच्छी बात है कि एकदम यू टुक अस बैक इन द मेमोरी लेन. तो आइए आप चलते हैं आपके उस दौर पे व्हेन यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम लॉ स्कूल और आपने रेमफ्री एंड सागर से अपना करियर शुरू किया. तो एक दो सवाल मेरे निकल के आते हैं. एक तो सफर के बारे में बताइए, बिकॉज यू हैव जस्ट ग्रेजुएटेड, यू आर अ यंग लॉयर. कितना स्ट्रेसफुल होता है एक यंग लॉयर के लिए, वन, टू ज्वाइन ऑफिस, बिकॉज एक तो इंसान अपने ऊपर स्ट्रेस ऐसे ले लेता है कि भाई पहला जॉब है, क्या असेसमेंट होगी मेरी. और दूसरा, व्हाट वुड यू नाउ टेल अ 20-year-old Saruni Tuteja who is just starting off, किस स्ट्रेस लेना चाहिए कि नहीं? So, Jen, I'll take a step back here. Actually, I'll start with some of our insecurities when we have just graduated, and especially today's time when, a lot of law firms are working remotely. So today things are much more structured than when you and I graduated. इतने सारे सर्च इंजन्स नहीं थे, जॉब इंजन्स नहीं थे, ना ही इतने सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज थी स्पेसिफिकली फॉर लॉ. सो आपका हिट एंड ट्रायल बहुत चलता था कि आप बस लॉ फर्म में अप्लाई कर रहे हैं, किसी ने बताया यहाँ पे ओपनिंग है, अप्लाई करिए, तो आप कर देते थे. तब तो मुझे याद है मैं अपना सीवी कुरियर से भी भेजती थी इन एडिशन टू ईमेल्स. सो I cannot stress enough again on the fact that never lose hope. Never compare yourself with somebody who is from a legal background. आप और मैं नॉन लीगल बैकग्राउंड से थे, मैं बिजनेस फैमिली से थे, आपके फादर आर्मी बैकग्राउंड से हैं. सो a lot of times you feel frustrated कि आपको जॉब नहीं मिल रही है या इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, आपको ए लॉ फर्म से चाहिए थी, उनसे आपको सुनाई, they haven't reverted to you. But there is just no parallel or substitute of consistency and persistence. Keep applying. I can give you an example of Remfry and Sagar, my first job, and I will always keep it very close to my heart, is I applied. There was no reward. I couriered my CV. I did not hear. I emailed them again.
and then I got a job interview. And thereafter, once I interviewed, I did not hear from them for 2 weeks almost. And I was consistently and persistently following up with them. And one day, I said that I have to talk. Even if I'm rejected, it's all right. I just want to hear the response. It so happened that the partner, under which this position had opened, was traveling. And I think आपने भी allude किया था कि partners are busy, associates are busy, and he was traveling consistently, and that's why they couldn't revert. And but what set me apart from them, and the partner had highlighted to me once, I had decided to move to another law firm, was actually the way I was so enthusiastic about the position and the way I kept following up with them. I was not their first choice, actually. Somebody else was, but just because of my persistency, they picked my candidature to somebody else. So, why I highlighted it is it's all right if you get rejected, because every interview is a learning process. आप हर बारी ठीक चीज नहीं बोलोगे. Sometimes you'll say and you'll think कि अरे मैंने ये क्यों बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था. Politically correct कोई भी जना नहीं हो सकता. And I don't think so even partners are expecting you to be politically correct. What they are looking for is honesty, your hard work, diligence, and your accountability. I think those things are something that law firms, lawyers, partners, in-house positions looking, especially for starters or a starting position. Even at my position, if I end up applying somewhere else, they will not be. They will first see my cultural fit and thereafter my technical knowledge. So please do not compare yourself with somebody else. Your journey is completely yours. And you and I have so many friends who are come from very prestigious legal legacy. It doesn't matter. They are working as hard as us, sometimes harder than us, because they have a name to follow, whereas you and I had to start from, completely blank slate. So nobody knew us, and that was very good, at least for you and me, because there was almost zero expectations out of us. And what we did was always given a pat key. This child is doing, this person is doing, this professional is doing this amount of work. So please keep working hard, keep applying. Don't take it personally. If you don't get selected, there can be hundreds of reasons. Sometimes, I once got a response that I was overqualified for a position. So there can be multiple reasons for that. Don't take it personally. Don't lose your confidence in that. So that's something. Sorry, I maybe diverted a bit from your question, but that's something I wanted to really let young lawyers know. Don't get disheartened, specifically in these tougher times. Trust me, they are struggling as much as you and I are struggling in today's time. Our struggles may be a tad bit different, but we all are in the same position and same boat. So yes, if you feel that you're still not there, please talk to lawyers, network. And again, another thing that I want to really highlight and help me is mentors. I have had such lovely mentors, and again, it doesn't have to be a partner. It doesn't have to be associate senior. It can be a non-lawyer also. One of my mentors is my CEO of my company, and another vendor is my ex colleague, or actually she was a partner in a law firm. So there are you end up learning from different people, and that somewhere stitches back to what I said initially. Mentors are there sometimes to just give you that psychological comfort. Sometimes they are there to give you that much needed pulling of your ears. But do that. I think that's again which is very important. Your parents can be your mentors. It doesn't need to be from your profession, but keep taking guidance from people, because maybe their perspective it would be a little more different from yours, and sometimes you need to get that reality check also. So that's something again, these have again, maybe as I'm a lawyer, I would love to put disclaimer. These things have worked for me. It may not work for somebody else. So please take it with a pinch of salt again. Pick and choose what you think is right for you and fits your position or your situation.
बड़ी अच्छी बात सलोनी आपने कही कि लाड अगर है मेंटर से तो लताड़ भी सुनने की आपको क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें होती हैं, आपकी एयर पुलिंग भी होगी, आपको स्कोल्ड भी किया जाएगा, और कई बार आपकी हौसला अफजाई भी की जाती है। एक मेंटरशिप का अपने आप में रोल है। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि घर में जब हम रहते हैं, हमारे माता पिता हमारे मेंटर हैं, बिकॉज पेरेंट्स और फैमिली को हमेशा फर्स्ट स्कूल माना जाता है। तो ये आपने बहुत बहुत, मैं समझता हूँ, हाईलाइट रहा आपके इस नैरेटिव का मिलने। और दूसरी बात आपने इतनी अच्छी बताई कि आपके फ्रेंड्स जो आपके साथ लॉ फर्म में रहे, करंट आपके जो सीईओ हैं, या कोई भी इंसान आपका मेंटर हो सकता है। तो अभी जब मैं और आप बात करते हैं, जब हम अपने पिछले 20 साल की जिस जर्नी को देखते हैं, तो आपने बड़ा ये अच्छी तरह के रखा है कि व्हेन यू स्टिच ऑल थिंग्स टुगेदर, यू रियलाइज हाउ डेस्टिनी has played a role. I mean, it's easy to look back and then realize it was supposed to happen the way it happened and no other way. तो मैं अपने जो भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं इस चैनल में, ये बात बताना चाहूंगा कि आपको 10 या 20 साल और वेट करने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में अगर आप ये इंटरव्यू देख पा रहे हैं, तो सिर्फ इतना समझिए कि अगर आप अपने घर में हैं, चाहे आपके भाई बहन हो, माता पिता हो, वो आपके मेंटर्स, आप उनकी अच्छी बातें सीख सकते हैं। अगर आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं, इतने को और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, जहाँ पे कई बार हो सकता है कि कोई थिएटर हो, कोई स्किट हो रही हो, कोई बैंड प्ले कर रहा हो, कोई मूड कोर्ट चल रहा हो, इतनी सारी चीजें हैं। आप मतलब नॉलेज इज एवरीवेयर, इज व्हाट आई ऑलवेज बिलीव। तो आप इन सोर्सेज से कहीं से भी सीख सकते हैं। यू डोंट हैव टू लिमिट योरसेल्फ कि जब मैं प्रोफेशन में एंटर करूंगा या करूंगी तभी मैं कुछ सीखूंगा या तभी मुझे मेंटरशिप मिलेगी। तो वो जो नोशन है, थोड़ा सा मैं समझता हूँ मिसप्लेस्ड है। और सलोनी ने इतनी बढ़िया बात बता के मुझे समझता हूँ एकदम स्पष्ट कर दिया है कि मेंटरशिप के लिए जबरदस्ती, आप कहते हैं ना कि वो दिया लेके ढूंढने की जरूरत नहीं है उसको। आप क्या पता आपके बगल में ही हो और आप उसको महसूस ना कर पा रहे हो। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी वंडरफुल नैरेटिव सलोनी। लेट मी देन टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर करियर, जहां आप दुआ एसोसिएट के साथ तकरीबन 7 साढ़े 7 साल जुड़ी रही। कैसा दौर था वो, किस किस तरह का लीगल काम आप वहां करती थी, और वहां पे मतलब हाउ डिफिकल्ट वाज इट वन कि स्विच फ्रॉम वन फर्म टू द अदर। तो वाज इट मोर स्ट्रेसफुल, एंड वंस यू ग्रो इन द लैडर, बिकॉज 7 साल का समय बहुत होता है, विच मीन्स ऑलमोस्ट यू कंप्लीटेड अ डेकेड इन द इंडस्ट्री। तो स्ट्रेस ज्यादा तब होता है जब आप सीनियर हो जाते हैं, स्ट्रेस तब होता है जब शुरू कर रहे होते हैं करियर। जब हम एसोसिएट लेवल पे थे, हमें लगता था अरे वाह, पार्टनर लेवल पे तो कितने मजे हैं, क्योंकि यू नो हम सब ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, वो तो सिर्फ रिव्यू करते हैं। आई थिंक दैट्स नॉट द केस। आई थिंक हर लेवल पे स्ट्रेस अपना होता है, हर लेवल पे एक्सपेक्टेशंस अपनी होती हैं। सो मजे सब करते हैं, मजे सब लेते भी हैं अपनी प्रोफेशन के, अपनी पोजीशन के। So enjoy where you are, learn where you are. I think I would have learned as much as a managing associate or manager level, or as director currently, legal director in my company, or as an associate. It doesn't matter what position it is, because there'll be always somebody who is higher up in the position, जो आपके again who will be, to whom you will be accountable to. सो प्लीज ऐसा मत सोचिए कि आप 12 बजे तक काम कर रहे हैं मगर आपका पार्टनर तो 8 बजे चले गए या 7 बजे चले गए, because you don't know what they are doing after 8 o'clock. It would be that they are consistently on over calls. The accountability factor, which is the biggest stress, is highest for a partner or a managing associate or a director if you're an in-house lawyer. The strategy decisions, whether you should recommend A or B, that's much, much tougher than, drafting a petition. So, I'm not trying to compare apple and oranges. What I'm trying to say is apple, orange is orange. Each has its own benefits and its own taste. So enjoy as much as you can on that. Dua Associate is a lovely law firm. I owe everything to what I am to my erstwhile law firm, Dua Associate, Remfrey, and Titus as well. Again, एक और चीज जो मैं नोटिस करती हूँ और आई वांट टू अगेन हाईलाइट इज नेवर लीव अ लॉ फर्म इन अ बैड मूड। हमें कई बार लगता है अरे हमने तो नोटिस पीरियड दे दिया, आप 1 महीना 2 महीने 3 महीने जो भी आपका नोटिस पीरियड है, मेरे मजे हैं। लेट्स नॉट डू दैट. You owe a lot to the law firm, and law firm has taught you a lot. Please work as hard as you were doing earlier till your last date. Second is, why I'm saying is that क्योंकि आप उनसे इतना सीखते हो, क्यों जाते वक्त खराब करना रिलेशनशिप? And it's not because कि कल को वो काम आएंगे, not because of that, but because just it's also a way of showing your gratitude to them. And I'm sure law firm benefits from you and your billing hours. It's always a two-way traffic. But what I'm trying to say is that if you can, please show your gratitude, and you should show your gratitude to
either your law firm, in-house, or anybody in your life, whether personally and professionally, do not forget that just because you're moving to a second stage or a better stage doesn't undermine your first stage. That's something that I think I cannot that I have learned over the time, and that has been the biggest medal for me when one of my partners said, that again was actually referee, when they said, you worked as hard in your notice period as you worked in your 11, 12, or 13 months as you were there associate. I think for me that was the biggest medal. And today also when they do conferences, they are very sweet that they call me for those. So that's the kind of relationship I have held with my erstwhile law firms, whether it's Dua Associates, whether it's Remfrey or Titus and Co. Do that, and don't leave them high and dry. Transition is as tough for them also, क्योंकि कोई आएगा, आपने जो काम किया है उसको हैंड ओवर लेगा, उनके लिए आसान नहीं होता है। और हो सकता है आपके जॉब छोड़ने के बाद वो आपको एक दो दफा कॉल भी करें, या आपको कहें कि प्लीज आ जाओ और ये समझा दो। प्लीज डू दैट, प्लीज हेल्प देम। आपको भी उन्होंने 6 महीने हैंडल किया जब आपको पता नहीं थी। So it's always that they have given you a lot, so if it's your time to give back to them, please do that. Our Dua Associate was really good journey for me because I started with international trade law, but again I was very lucky that my seniors allowed me to do whatever I wanted to do. I started with anti-corruption, which was actually at a very nascent stage, that area, practice area in India. So I was very fortunate to start working on that practice area. I did dispute resolution. Again, as I mentioned earlier, dispute resolution, my first teacher was actually our court clerk. उनके साथ मैंने स्कूटर पे बैठ के बहुत दफा सुप्रीम कोर्ट गई और वापस आई हूँ. And he used to teach me everything कि यहाँ पे ये filing होती है, यहाँ पे दस्ती क्या होती है, उन्होंने मुझे सिखाई थी actually. So that's just a it's an example, but that's the way things happen. And today when somebody says कि भाई मुझे early order चाहिए, I can easily say दस्ती ले लो, ये कर लो, वो कर लो. And it's also that nobody can spin you around if you know these basics or practical aspect. Again, what I learned in Dua is कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता. There were a lot of litigation which was either out of Delhi, and very few people were interested in doing that because of whatever reason. I jumped on that. And what happened was, क्योंकि मैं इतने सालों बाद litigation सीख रही थी, तो मुझे लगता था कुछ भी opportunity मिलती है कर लो. उससे एक और चीज हुई कि जहाँ पे बड़े मैटर्स दिल्ली में थे और वहाँ पे और एसोसिएट्स या पार्टनर्स इन्वॉल्व थे, जो छोटे मैटर्स थे आउट ऑफ दिल्ली, वहाँ पे बहुत कम लोग होते थे, अकेली मैं होती थी. तो जब आपके सर पे पड़ती है तो आपको सीखना ही पड़ता है. Circumstances is the biggest teacher. So that's how I started learning. Chennai, I used to go every fortnight. In fact, there was time where I was literally living out of my suitcase. Bombay City Civil Court, High Court, मैंने जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने अपियर किया था, which today obviously everyone knows is really active in COVID cases in Supreme Court. So those opportunities I always look back. अगर मैंने वो pounce नहीं किया होता उस मैटर पे, या उस पे काम नहीं किया होता सोच के यार ये तो छोटा मैटर है, maybe I wouldn't have had the opportunities that I have had today. So again, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता. ये मत सोचो मेरे को advise ही करनी है तो मैं dispute resolution क्यों करूं, because if you know dispute resolution, maybe you will be a better corporate lawyer, क्योंकि शायद आपको second side of the fence भी पता है, या आपको पता है कि maybe अगर in matters पे या in clauses पे शायद dispute आ सकता है. So that's something I think holistic view is very important. अगर आपको नहीं practice करना है मत करिए, but at least keep your minds open to what the other side of the lawyer or other function or other area practices trying to maybe inculcate in you, or trying to share that knowledge with you. So that's something that I learned with Dua Associate. I kept my horizons very wide: international trade law, dispute resolution, corporate advisory, IPR, anti-corruption, which actually helped me with my current role as in-house lawyer. It was this mixed bag experience which helped me navigate or maybe segue into the in-house role.
बड़ी अच्छी बातें बताई आपने सलोनी, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सलोनी इज ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड गो गेटर। जो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बता सकता हूँ, सलोनी की बात सुन के आप समझ रहे कितना मुश्किल होता है। आप सुनना तो बड़ा आसान लगता है कि मैं लॉ फर्म में आ गया हूँ या मुझे भर्ती मिल गई है, पर आप ये देखिए कि सलोनी इतने बढ़िया तरीके से आप सबको समझाया और बताया कि बतौर लॉ फर्म में भी होने के बाद आप इतने मल्टीपल वर्टिकल्स को आप डील कर रही थी, कॉर्पोरेट हो, एंटी करप्शन हो, लिटिगेशन हो, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो, और उसके लिए ट्रैवल कितना जरूरी था। क्योंकि आज तो खैर हम पैंडेमिक में इस पे सवाल हम बाद में जरूर आएंगे, लेकिन जो एक लॉयर की ड्यूटी होती है, कहना तो आसान होता है कि आप लॉ फर्म में हैं और लॉ फर्म लाइफ सीम्स वेरी स्वैंकी, बट ये रियलाइज नहीं करता कोई इंसान जो बाहर से उसको देख रहा है, कहते हैं ना ग्लास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि आपको कभी क्लाइंट के केस में, इमरजेंसी केस में, कभी किसी भी देश के कोने में आ सकता है। आप चेन्नई गई, आप मुंबई गई, न जाने और कहाँ कहाँ देश में जाना पड़ता है। दिल्ली के कोर्ट्स इतने सारे हैं, यहाँ इतने सारे ट्राइब्यूनल्स आप देखने पड़ते हैं, तो लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड स्वेट इज रिक्वायर्ड। लोग समझते हैं जब एक लॉ फर्म का आता है कि वो हार्वी स्पेक्टर की एक इमेज बन जाती है, और डोना वाली, कि भाई वो सब डायलॉग बाजी चल रही है, एसी का बढ़िया सा दफ्तर है, वी आर ऑल वेल क्लैड इन सूट। यस, लॉयर्स आर वेरी वेल ड्रेस्ड, आई एम नॉट ऑन दैट, बट एक जो मेहनत उसमें लगती है बहुत ज्यादा है। और आपने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई कि इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड देन स्काई इज द लिमिट। तो इस पे आपने एक और अच्छी बात बताई कि दिस रोल इवेंचुअली हेल्प्ड यू इन वेयर यू आर टुडे। तो आ जाते हैं आपकी अभी करंट लाइफ जर्नी पे। तो थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को जिमर बायोमेट के बारे में, क्योंकि एक मेडिकल डिवाइस की इक्विपमेंट कंपनी है, पर मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ। इससे ज्यादा अब आप बता पाएंगे कि क्या क्या तरह के लीगल चैलेंजेस और बिजनेस चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। एक पहला सवाल ये, और दूसरा, हाउ डिफरेंट इज द ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ वन लिटिगेटिंग लॉयर, then a law firm lawyer, and then being an in-house counsel? So, 2016 is when I joined legal and compliance leader in Zimmer Biomet South Asia region. Zimmer Biomet, जैसे आपने बताया, medical device company है, it's an American company. And let me first share one thing. आज कोविड सिचुएशन चल रही है, तो सबको लगता है फार्मा कंपनी, मेडिकल डिवाइसेस कंपनी, हॉस्पिटल्स आर मिंटिंग मनी। ऐसा नहीं है। लेट मी क्लैरिफाई दैट. First of all, I think all the healthcare companies are working towards one goal, which is to come out of the COVID situation. Of course, there'll be elements in the society, or please, let's not promote black marketing or encourage that. Try, if you get those leads, please let the appropriate authorities know about it. I know, it's not what you asked me, but I wanted to emphasize is because there is a lot of perception issue right now about healthcare companies ki they are misusing their position right now. But trust me, I'm an insider, and the amount of effort the medical device companies, pharma companies, or healthcare companies, hospitals including, are doing, it is immeasurable. बहुत कंपनीज हैं, मेडिकल डिवाइस कंपनीज या फार्मा कंपनीज, जो पैसे मिंट नहीं कर रही हैं, क्योंकि अगर आप सोचिए इस टाइम सिर्फ कोविड सिचुएशन को डील कर रहे हैं, देयर आर many other threatening diseases. Oncology is something जहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, या हम लोग ऑर्थोपेडिक में हैं. कोई भी which are elective surgeries जो पिछले 1.5-2 साल से नहीं हो रही है, because people are scared to go to hospital for anything but COVID. So let's try, if we are trying to put a judgment, let's have an intelligent judgment rather than reading a misleading information, and support the healthcare companies, whether it's hospital or on the manufacturing side, to help them help you in good distribution, in letting them reach you, so that the scarcity of medicines, scarcity of cylinders, concentrators, or ICU beds is not there. So please help us help you. That's something that I really wanted to add. Sorry, I know I have diverted a bit from your. In fact, सलोनी, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा. इट्स an important point which I wanted to raise later, but आपने अच्छा किया कि आपने ये कर लिया, क्योंकि संक्रमण का बहुत खतरनाक दौर है जिससे पूरा देश जूझ रहा है और दुनिया भी जूझ रही है. तो ये मैं आपसे पूछना भी चाह रहा हूँ, और आप प्लीज हमारे दर्शकों तक साझा भी करें कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स की आज की खबरें भी देखते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हों या सिलेंडर्स हों या बाकी तरह तरह के इक्विपमेंट है. मान लीजिए कि कोई इंसान परेशान है, या किसको लगता है इसमें काला बाजारी चल रही है या फिर होर्डिंग चल रही है, तो इसमें आप या आपकी कंपनी कैसे सहायक हो सकते हैं, कैसे जनता के काम आ सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ उपाय बताइए. तो इसमें बहुत सारे अभी ऑप्शंस आ गए हैं. आप पुलिस को बता सकते हैं, गवर्नमेंटल अथॉरिटीज को बता सकते हैं, या कोई कंपनी जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स बना रही है, लाइक माय कंपनी डज इट, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं.
अदरवाइज अगर आपको लगता है कस्टम्स में कुछ खराबी हो रही है, यू कैन रेज अ कंप्लेंट टू देम। अभी जो नया मैंने सुना है कि इफ यू आर इफ यू आर यूजिंग अ सर्टेन courier to send a concentrator and you realize कि वो concentrator पता ही पड़ा पहुंचा ही नहीं, it's because it is getting intercepted in between, क्योंकि most of the insurances for these courier companies are around 5,000 10,000 depending on what services you avail, बल्कि आज concentrator 50,000 70,000 और उससे भी ज्यादा आ रहा है। So that's also something common. Choose your vendors carefully. That's something that we've seen that happening practically. Choose your vendors appropriately, and if you see this happening, please complain. और कुछ नहीं तो आपको कोई भी मेडिकल डिवाइस कंपनी के बारे में पता है उनको कंप्लेन करिए, बिकॉज ऑल द मेडिकल डिवाइस कंपनीज, फार्मा कंपनीज, हेल्थ केयर कंपनीज, वी ऑल हैव एसोसिएशन। फॉर एग्जांपल जयंत, आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है, भगवान ना करे आप मुझे बताए तो मैं अपनी एसोसिएशन में इसको रेज कर सकती हूँ। लाइक वन ऑफ माय कॉलीग्स नीडेड अ कंसंट्रेटर, सो actually another competitor medical device company helped us to get that concentrator. So ऐसे we all are coming together. It doesn't matter that I'm doing orthopedic or my company is doing orthopedic. Please let people know. Bestest and the fastest is letting the appropriate people know. But if that's not something that you can do, but let anyone know. Let it be a public knowledge so that अगर आपने धोखा खाया कोई और ना खाए. So that's something that we all should work together. Another thing is a lot, since I work with a lot of countries outside, of course outside India, and they've reached out to me and there have been a lot of news about India outside, which I always say that yes, we are in a grim situation, but what has kept us afloat is the resilience. While we always talk कि ये break हो रहा है, हमारा infrastructure break हो रहा है, I don't think so it's breaking. I think it's just overwhelmed with the amount of people we have and the way it escalated to another level. And the way the doctors, hospitals, or pharmas or healthcare companies have come together and people have come together, this is something which I will take with me, or which will stay with me forever. And maybe I'll tell it to my generations ahead that this is the way we coped up with the situation. So don't think that कि हमारा infrastructure खराब हो रहा है या खराब है. Obviously, no child is perfect, no country is perfect. We all are learning. But yes, let's not make things from bad to worse. Keep the resilience high. Help each other. Strangers I know have come together to help each other. Let's continue with that situation and we have a lot of pride for that. That's the way I explain it to my counterparts in other parts of the world. That yes, we are we are not pitch perfect, but where we lack is our attitude has actually filled that gap. Our willingness to help each other, like I said, and I cannot stop myself from repeating it. Resilience, persistence is what we have, which is helping us, you and me, get out of this COVID situation. I think that's a wonderful explanation and answer, Saloni, and also it gives a lot of hope to people, who are grappling with their loved and near ones during this time. तो एक अपील मैं सलोनी तो आपको बताई दी, मैं भी इंडिविजुअली करना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कालाबाजारी हो रही है या होर्डिंग हो रही है या आपको एमआरपी पे चीजें नहीं मिल पा रही, क्योंकि हमारा जो कानून है बहुत स्पष्ट है, कानून में बातें होती है कि आप एमआरपी के ऊपर कुछ नहीं बेच सकते। और जैसे कि सलोनी ने भी इस बात को आप सामने रखा कि अगर 10,000 की चीज 70,000 लाख या पता नहीं कितने लाखों में आजकल उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, अगर ऐसा आपको लगता है तो पुलिस को तो सूचित करें ही करें। सलोनी मैं समझता हूँ कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी एक्टिव है, अगर आपको लगता है, आप मेरे ख्याल लिंक्डइन पे काफी एक्टिव हैं आप, और बाकी प्लेटफॉर्म में, तो उन तक जरूर आप पहुंचे सोशल मीडिया के थ्रू। और वो खुद एक जिम्मेदार वकील है और आपकी मदद जहां तक वो खुद कह रही है, क्योंकि इस वक्त इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं है जो मैं समझता हूँ। और हम भी जो वकील हैं, हम इंसान पहले हैं वकील बाद में, तो हमसे जो बन पड़ेगा हम आपका करेंगे। तो हो सकता है अगर आप सलोनी को डीएम करना चाहें, आप सलोनी को कर सकते हैं, आप मुझे डीएम करना चाहें लिंक्डइन पे, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ताकि ये जो चीजें हो रही हैं उसकी रोकथाम, और जो जरूरतमंद इंसान है जिसको इस वक्त ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की या एक हॉस्पिटल बेड की या किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट की सहायता की और ज्यादा आवश्यकता है, बकायदा उसके जो उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हम सबको एक दूसरे के साथ जुड़ना पड़ेगा, देशवासियों की तरह भी और ह्यूमन बींग्स और दुनियादारी की तरफ से भी। तो ये बात आपने बहुत अच्छी साझा की सलोनी। अब आते हैं आपके जिमर बायोमेड के सफर पे, जरा उस पर बताइए, क्योंकि आपने बताया कि आप देश दुनिया में इसकी जैसे आपने काफी ट्रैवल किया, काफी आपको काम सीखने को मिला, तो क्या क्या वर्टिकल्स हैं और
किस तरह की टीम आप हैंडल करती हैं वहाँ पे, और इंटर्न्स और न्यू जॉब सीकर्स के लिए आपका आपका क्या टिप है, वो टुवर्ड्स द एंड उसको हम डिस्कस करें. So, you know, though, you're a lawyer, whether you're in in-house litigating or law firm, but I think the expectations from every part, every vertical, if I can put it like that, is very different. In-house challenges are very, very different from a law firm challenges. So I think the skill set is something that I had to pick up. The first 2 years was actually very, it gave me a lot of opportunities to learn. While then I thought it was a very difficult phase, but today when I look back, I think that was one of the most brilliant phase of my life, because I could culminate or put together my experience as a law firm and use it in my in-house position, at the same time learn skills that I had not learned in my historical past of various law firms. So challenges बहुत different होते हैं. The first thing is आपके पास आपकी team में lawyers या आपकी interaction with lawyers reduces, क्योंकि you're not interacting with lawyers on a daily basis except for you and your team, which may be as small as you individually, or very, very big team which can go up to 20, 30, depending on the size of your company. And so I when I entered, I used to miss interacting with lawyers. कोर्ट क्लर्क्स की लेजर नहीं होती, तो ऐसा नहीं है आपने को डिक्टेट कर दिया और फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ आपके पैरालीगल्स कर देंगे. ऐसी कोई सिचुएशन बहुत कम होती है, बहुत कम कंपनीज में होती है. तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करना पड़ता है, आपको लॉयर का काम भी करना पड़ता है, आपको कंफर्टर का काम भी करना पड़ता है, बिकॉज ऑल द सजेशन यू मे गिव टू द कंपनी मे समटाइम्स slow down their work. Sometimes when you're doing the risk analysis, you say कि नहीं ये मत करिए transaction, maybe it is not worth doing it. Sometimes it seems like if a transaction is all about spending good money for bad money, maybe that's not worth it. So you have to comfort them when you're not giving a view which is very aligned to what your which your company has expected out of you. Because first you are a lawyer, first you're a gatekeeper, first you are a risk analyst and crisis manager. So that's first your position, and then thereafter are other other functions or other responsibilities that you have. So the soft skills are very different. In fact, Jayant, I did I did an interaction with one platform where I specifically talked about this challenge of shifting from law firm to in-house and the challenges therein. And yes, your soft skills, like I said, are very different. Learn to what you learn is to interact with non-lawyers. So finance controller ki expectations, unka method of working will be very different from HR, from operations, or from business. And what you need to learn is step into their shoes, और वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या मांग रहे हैं आपसे. जो ग्राउंड लेवल पे आपकी सेल्स फोर्स है, उनको क्या चैलेंजेस है, और जो आप व्यू दे रहे हैं क्या वो एक्चुअली प्रैक्टिकल इनफ है. आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर सीकिंग. वो डिस्क्लेमर्स नहीं चाह रहे, वो ये नहीं चाहते कि सेक्शन एक्स ऑफ दिस एक्ट सेज दैट, और इफ्स एंड बट्स नहीं चाहते. वो कहते हैं कि आपका रिकमेंडेशन क्या है. सो यू हैव टू बी अ वेरी कॉन्फिडेंट लॉयर to say your analysis in one sentence or 2 sentences. I think that's something that I learned in an in-house position. उनको नहीं फर्क पड़ता कि ये सेक्शन है, प्रेसिडेंट ये रहा है. उनको ये है कि बॉस आज हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. I think that's the way they expect out of you. And yes, I think I have put it very crudely, but that's, and it's a really, really fun journey in-house. I think I'm in love with what I do. आपको business side पता चलता है, आपको ये पता चलता है कि जो आपने advice दी, opinion दी, उसका क्या हुआ. Lot of times as a law firm आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी advice ली नहीं ली, क्या impact हुआ. Yeah, what I always say, आपका umbilical cord cut हो जाता है once you have given your view if you're an in-house, if you're a law firm person. But your work actually starts if you're an in-house lawyer, because you will have questions. अच्छा ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, हमने ये तो कर लिया, but इसका ये consequences आ गया. So there is your view is just a tip of an iceberg, because you have to see the entire, or the entire iceberg is waiting for you underneath water.
So that's something which is again very different between in-house and a law firm. Both are equally good. I'm not saying one is better than the other. I have loved being a part of both the sides of the fence. See what works for you. Different strokes for different folks. I always say that. And आपको जो पसंद है वो करिए, मजे करिए, enjoy करिए, be passionate about what you do. It doesn't matter. And my mom used to say, अगर तुम bathroom भी साफ कर रहे हो, तो make sure you're the best cleaner in the entire world. So it doesn't matter what you do, but what matters is how good you are in that. जो आपने बड़ी अच्छी बात रखी, एक प्रोफेशनल माइंडसेट की और डेडिकेशन और परसिवरेंस की। इसी के साथ मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे और जुड़ जाता है, जो सेशन के शुरू में जहाँ पे मैंने आपको पॉज किया था, वो है आपका एलएलएम, जो आपने एक बहुत ही नामी ग्रामी यूएस की यूनिवर्सिटी से किया, बर्कली लॉ से। उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि कई बार सवाल मेरे तक आता है, मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें, क्योंकि आपने ये प्रैक्टिस में आने के बाद, और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आफ्टर 10 years ऑफ प्रैक्टिस यू डिसाइडेड टू परस्यू योर मास्टर्स। और मुझ जैसे जो अड़ियल जो लोग, कुछ लोग होते हैं, वो ये कहते हैं नहीं हम तो एलएलबी के बाद ही करेंगे। तो मेरा उस टाइम मत था, व्हेन आई वाज यंगर। तो आपको तो पता ही है कि मतलब एलएलबी खत्म होते मैंने एलएलएम कर लिया, आपने 10 साल रुक के एलएलएम किया, तो आप ज्यादा समझदार रहेंगे। मैंने जैसे दर्शकों से कहा कि एक कदम आप हमेशा मेरे से आगे थे। तो ये आप जरा बताइए कि 10 साल की प्रैक्टिस के बाद मास्टर्स करना कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? और कई बच्चे मेरे से पूछ लेते हैं कि सर क्या वो मास्टर करके हमें जॉब मिलेगी बाहर की नहीं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो जयंत, आपका ये जोक 15 साल से मेरे साथ है, चाहे मैं आपसे आगे हूँ मगर पीछे मुड़ मुड़ के सिर्फ आपको ही देखती थी। So cheating के लिए नहीं basically, but having said that, see again, these are very personal calls which I also mentioned कि आपको क्या करना है, किस साइड ऑफ लीगल प्रोफेशन में भी जाना है, ये भी बहुत पर्सनल कॉल होती है। किस टाइम पे एलएलएम करनी है, ये भी बहुत पर्सनल कॉल होती है। कई लोगों ने इमीडिएटली आफ्टर एलएलबी की, आप हैं और हमारे काफी दोस्त भी हैं, 2 साल बाद की, वो भी हमारे पास एग्जांपल्स। और कई मेरे जैसे हैं जो सोते सोते उठते हैं और कहते हैं नहीं मैं तो 10 साल के बाद करेंगे। सो वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ परस्यूइंग थिंग्स। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा मानना ये था कि भाई जब मैंने स्टार्ट किया था कि मुझे ही नहीं पता मुझे क्या करना है, तो मैं कैसे डिसाइड कर लूँ कि मैं एलएलएम इस सब्जेक्ट में करना चाहती हूँ। हाउ डू आई पिक एंड चूज माई सब्जेक्ट्स, हाउ डू आई डिसाइड कि मुझे स्पेशलाइजेशन में किस में करनी है और किस यूनिवर्सिटी में करनी है। UK way of teaching is very different from US way of teaching and Australia or maybe other or Singapore. मुझे पता है आपने in US and NYU से dual degree ली है, so maybe you will be able to guide better on that. But having said that, I have seen at least if not experienced it, is the way of teaching of different universities, different regions are quite different. So depending on what mindset or what bend you have, I think you should pursue your LLM from that region. I think हम इतना फोकस करते हैं कि मुझे X यूनिवर्सिटी से करना है, Y यूनिवर्सिटी से करना है, that shouldn't be your focus. Your focus is कि मुझे LLM किस सब्जेक्ट में करना है. For example, Berkeley is one of the best in IT, IP and laws. It is world renowned for IP and IT laws. But of course, if it's other subject, there will be some university whose ranking is much better. For example, if it's constitution or administrative law, there is a possibility that there is a university better than Berkeley. So, depending on what you want to do, pick up that university. Agar, like I said, agar IP hai, so I would obviously, encourage you to do it from my alma mater. But if it's something else and some university gives you better set of exposure, please do that. That's something I think we should do. नहीं तो हम at least जब मैं LLB कर रही थी, मेरे को लगता था, ABCD universities में ही होगा तो मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी. But it shouldn't. Your decision shouldn't be that. Second is, and I think I alluded to that, is region wise. आपको UK में करना है क्योंकि उनका way of teaching is very very good. US is very different from the way they teach it, taught. Like I work in an American company. I interact with a lot of American lawyers and European lawyers. A lot of my exposure has been to American laws. So FCPA is an example of that. So I wanted to do American laws, have a deeper sense of what American laws was, and that's why I opted for doing it from US. But that may not be the case for you. As far as what stage you should do it, again, that's something that again, it can be of circumstances. आपके financials कैसे हैं वो भी बहुत dependent होता है क्योंकि LLM is an expensive course.
despite you getting a scholarship like I did. It can be a part scholarship, it can be a full scholarship. There are always other expenditures. So, financially, are you stable? Then, अगर आपको clarity है, कई लोगों को बहुत clear थे LLB के stage पे कि मुझे corporate advisory ही करनी है या dispute resolution, मुझे clarity नहीं थी. I wasn't that sharp. I wanted to taste. I wanted to see where I'm good at, and or what I'm allegedly good at, and then then do my LLM in that course, so that while I have LLB academic experience, some practical experience, maybe enhance my practical and my earlier academic knowledge with my current LLM. So that is the way I went for it. But please see what suits you, and I cannot emphasize that much, that जो आपको सही लगता है, it doesn't matter. Someone's journey is their journey, your journey is your journey. Don't compare your life with somebody else. I think I mentioned that before as well. आपको जो सही लगता है वो करिए. कोई set pattern नहीं है. There is no corporate ladder, there is no career ladder. It's a jungle, and इसमें आपका बहुत बार hit and trials होंगे, but आपका बस एक ही motive होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे इस जंगल पे एकदम I have to be at the part of the jungle that which suits me, whether it's fruits or vegetables or animals, whatever suits you, be on that side of the jungle and enjoy the journey. बड़ी अच्छी बात आपने रखी और इतने सारे आपने विकल्प बताए जो युवा दर्शक हैं किसी भी आप स्टेज में कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप लॉ स्कूल से ग्रेजुएट करो तभी. बहुत सारे कंसिडरेशन होती हैं, उनको सबको आप मद्देनजर रखते हुए ही आगे बढ़े और देखें कि किस तरीके से अगर स्कॉलरशिप आप ले सकें, क्योंकि स्कॉलरशिप मिल पाना भी बहुत मुश्किल होता है. कई बार वो आपको वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं, आपके रिकमेंडेशन देखते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सुनी, अगला मेरा सवाल है, काफ़ी वक्त ले लिया आज आपका मैंने, लेकिन एक आखिरी के 2-3 सवाल आपसे और करना चाहूँगा. एक तो ये कि क्योंकि आप इतनी बड़ी एक मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी में काम कर रही हैं, तो किस किस तरह के अधिकतर लॉ हैं जिनसे आपका पाला पड़ता है डेली वर्क में? और हमारे यंग दर्शकों को मैं उनके ब्याह पे पूछना चाहता हूँ कि अगर वो एक इन हाउस काउंसिल बनना चाहते हैं किसी मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी में, तो कोई ऐसे स्पेशल कोर्स है या कोई ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं मार्केट में, या कोई ऐसा मास्टर्स प्रोग्राम है जो परस्यू कर सके जिससे उनको एक नॉलेज आए कि हाँ भाई, अगर मैं इस कंपनी में कल अर्जी लगाऊं या एप्लीकेशन दूं तो मेरे चांसेस है, मेरे प्रोस्पेक्ट्स बढ़ सकते हैं. So industry experience is a lot of companies say industry experience is very important. I have a little neutral view on that. I think what is important is that if you are intelligent enough, I think आप कोई भी इंडस्ट्री में जाएंगे, you can pick it up. जब मैं लॉ फर्म में थी, मैंने हेल्थ कंपनी में के लिए काम किया था, मैंने मेडिकल डिवाइस कंपनी के लिए नहीं काम किया था. That doesn't mean that my prospect for a medical device company or a healthcare company is any less than somebody who has a very vast experience. Vast experience is good, but if I have to hire, I'll see कि out of box किसका कौन सोच सकता है. Again, I've already talked about cultural fit, diligence, etc. So having experience is good in an industry, but that's not do all die all kind of situation. So don't think that because bhai mere paas experience nahi hai, I am not a good candidate or I'm not good enough. I've been through that journey. So if it comforts you, then please take that as an example. बाकी कोर्सेज, अगर आपको लॉ फर्म में एक्सपीरियंस मिल गया, वेरी वेरी गुड. मुझे कोई पर्टिकुलर कोर्सेज नहीं पता जो हेल्थ केयर पे हैं. Having said that, compliance के होते हैं, anti corruption के courses होते हैं, then labor laws के courses होते हैं, which is not really specific to healthcare. Sorry if my knowledge is very limited about that. I'm not aware, or at least nothing which is so good that has come to my eyes till now. मैंने खुद anti corruption पे या compliance पे, healthcare compliance पे किया, which was more on the anti corruption side. I did it from Seton Hall Law in Singapore. So अगर आपको वो एक्सपीरियंस करना है, आप वो कर सकते हैं. वो एपैक का मुझे एक्सपोजर दिया था कि चाइना में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, सिंगापुर में क्या होता है. तो इट वाज गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. अगर आप करना चाहें वो कर सकते हैं. देन सिमिलरली देयर आर जैसे ईमिया के कोर्सेज हैं, यूएस के कोर्सेज हैं. अगर आपको डिफरेंट रीजन्स में एक्सपोजर चाहिए तो आप वो कर सकते हैं. अभी गुड पार्ट ऑफ कोविड इज कि लॉट ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज आर giving you these
online courses जो पहले सिर्फ on site थे. So not everything that has come out of COVID is bad. I think people have also got very used to online courses. Then there is so many universities who offer other online courses which is over and beyond law. आपको अगर करना है, जैसे मैं अभी पढ़ रही थी, I was auditing a course which was an FDA. That's something, if you want to audit is something that you don't pay them, you just are reading their material, but you're not paying them and they don't give you a certification. So अगर आप पे करेंगे तभी आपको certification होंगी, और कुछ उनकी और additional material and assignment requirements होती हैं. So that's something you can do. Auditing helps कि अगर मुझे मन कर रहा है इसको कोर्स करने का, because all these online courses also come with are little expensive. कोई लाख का होता है, कोई 40 का होगा, 40,000 का होगा, तो कोई 2 लाख का भी हो सकता है. So audit, before spending, you can at least have a slice of what you're doing. That's something that's again I end up reading a lot about. Or and I think these are the only things. बाकी क्या challenges आते हैं? There are some are very common challenges which are irrespective of the industry. Breach of the contract, distributor ने ABC नहीं कर दिया, payments नहीं आई हैं, check bouncing matters. कुछ industry specific होते हैं, NPPA ने price control डाल दिया and it got effective the same day. So how do you tackle with that situation? Product liability matters हो गए, जहाँ पे obviously the liabilities of a medical device or a healthcare company is much wider. It's a little more complicated than some other industries. So specialized knowledge really helps. But that obviously you gain with experience. Like I said, 5 years back when I entered this company, I did not have that experience. Of course, I did have limited knowledge on what healthcare laws is. Does the Magic Remedies Act आपने मैंने भी पढ़ी हुई है. So something like that. UCPMP is another voluntary code. आपने मैंने भी पढ़ा होगा उसके बारे में. So those codes were there, which we had a bit of knowledge. But जब आप दरिया में कूदते हैं तभी आपको स्विमिंग करनी आती है. I think that was the situation. So again, even if you have learned about these laws, once you get into an in-house position, you'll have much deeper learning. Practical difficulties are quite different. Labor law issues, again, very, very common. So I would say 60% or 70% are actually very common in are experiences or exposures or challenges which are common to irrespective of industry. 30 to 40% is something which is very industry specific. So that's on that. Again, going back to your question, don't get disheartened if you don't have the experience. कोई सीख के नहीं आता, सब सीखते हैं on the ground. And so yeah, pretty much that, Jayant. I don't know if I've completely answered your question. No, I think you wonderfully answered this, because इतने सारे आपने कोर्सेज बताए जो मैं समझता हूँ कि कई बार हमारे लॉ स्कूल्स नहीं ऑफर करते हैं, इसलिए बच्चों को अलग से कोर्सेज परस्यू करने पड़ते हैं. मुझे पर्सनली ऐसा कई बार लगता है सलोनी कि इट्स हाई टाइम दैट वी हैड अ ओवरऑलिंग ऑफ द टीचिंग करिकुलम इन आवर लॉ कॉलेजेस. क्योंकि मान लीजिए आपने लेबर लॉ की बात की, अब लेबर लॉ का एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाता है लॉ स्कूल में कि इतने नंबर लाने आपको पास हो जाना है. वी हैव गॉन थ्रू दैट सेम ड्रिल, और वो कितना रियलिटी से दूर है. क्योंकि जब एक बच्चा, यंग बच्चा जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और एक पार्टनर उसको इंटरव्यू कर रहा है, सीनियर एसोसिएट उसको इंटरव्यू करता है उस कैंडिडेट को, तो वो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में होता है कि मुझे कितना नहीं आता, क्योंकि हम लोग को इतने साल की प्रैक्टिस का भी पता है कि हमें कितना नहीं आता. तो आप सोचिए कि उस बेचारे बच्चे पे जो एकदम न्यू एंट्रेंट है मार्केट में वो है, और आपने इतने बढ़िया बढ़िया कोर्सेज बताए. अब कुछ तो बड़े महंगे कोर्सेज हैं, मैं समझता हूँ हमारे बच्चों के लिए. वो कैसे हो सकता है कि अगर आपकी कंपनी उनको फंड करे कुछ अलग से, तो उनको पार्ट स्कॉलरशिप मिल जाए. मे बी दैट इज समथिंग वी कैन ऑलवेज थिंक अबाउट इन द फ्यूचर. एक मेरा पेनल्टीमेट क्वेश्चन आपसे ये है कि नाउ दैट वी आर ग्रैपलिंग विद दिस वेव, कोविड वेव, और वर्क फ्रॉम होम हैज नाउ बिकम अ रियलिटी. आपको क्या लगता है गोइंग फॉरवर्ड की जो हमारी डीगर इंडस्ट्री है या जो बिजनेस हाउसेज हैं जिनसे आप जुड़ी हुई हैं, do you think they will continue to promote this work from home culture, or do you think there will be a hybrid culture going forward whenever this is behind us? So Jen, before I venture to this question, there's something that very rightly you said. Some of these courses are quite expensive, and I think I did mention that there is an auditing system where you can just read the material and not pay for it. So that's also an option. और knowledge आपको कहीं पे भी मिल सकती है. I personally go and hear so many podcasts which are typically free. YouTube में और आपको YouTube prescription देने की भी जरूरत नहीं है. आप free वाला YouTube पे, there are so many courses or so many recordings by universities, US, UK, where they'll be talking about certain topics like anti-corruption, healthcare laws, business laws, negotiation. मेरा पहला introduction to negotiation academic wise was actually through this YouTube videos.
So it's not necessary that you need to spend money. That's something that please, that has to be remembered. Agar aapko seekhna hai, we are so lucky there is so much of information out there. um, Sue You Soon does so many of these podcasts, there are so many of these recordings, and I encourage everyone to actually hear Jayant out. And I know he's very active on LinkedIn, and I personally read his posts quite regularly, which are very enlightening and funny at the same time. So I love those. So knowledge is everywhere. It's just you have to pick and choose your subjects. Now, second, the question that you asked is very interesting. Right now, at least for my company, we are following a hybrid model. We have certain functions have been made compulsory work from home. Some functions have been made required to come to office, and some, like me, we have an option whether we want to come to the office or we want to work from home. But having said that, work from home का मतलब ये नहीं है हम बहुत मजे कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं. In fact, there are studies that there is much more work. On the contrary, it's more stressful. जी. Exactly. In fact, it goes back to what I said, accountability. अगर आपके पास accountability element आपके पास बहुत high है, तो it doesn't matter. आप airport से भी काम कर रहे हैं, you'll be as productive. So I think now the companies have started recognizing that. That's why I think companies now open to the fact of working from home, which I think was their hesitation maybe 2 years back, or it was unheard of 2 years back. So again, as a starter, yes, I would have, or as a fresher, I would have loved to go to a law firm and work out of their workstation. I think it's also very interesting and glamorous to be a part of the law firm, go there all dressed up. और बल्कि आप घर पे पजामा पहन के काम कर रहे होते हैं, पजामा एंड टी शर्ट पहन के काम कर रहे होते हैं. So having said that, of course, those experiences are very different, but let's make the most of what we have right now. We could get audience with people जिनके पास कभी टाइम ही नहीं होता हमसे बात करने का. Sometimes consultants, sometimes our vendors जिनके पास या कोई भी third party जिनके पास हमारे पास वक्त नहीं होता हमसे बात करने का, because they're working from home. Now we can log in and talk to them even at a later time, maybe 8 o'clock. So that's also an opportunity in this grim situation that we have got and we are exploring. Baki, there is something that I personally believe it may again be that people may not agree with it, but I think there is a lot of exposure that you get or learning that you have when you meet somebody person one-on-one. जैसे मैंने अपने फाइनेंस पर्सन से बहुत चीजें सीखी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर. मैं गरीब हूँ, मेरे पास बहुत कम पैसे होते हैं, बट मुझे लगता है 1 रुपए भी मैं ठीक से इन्वेस्ट करूँ. बट उन्होंने जो पहले डिस्क्लेमर बोला ना कि सारी बातें ऐसे नहीं माननी चाहिए, वो मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यहाँ पे सारी बातें जो कहे उनकी ना माने. जी. तो you and I love disclaimers, Jayant, have always done that. So having said that, investments, you and me, we have always been very poor with investments. Yeah. So that's something that I learned from my finance person. HR ने मुझे बड़ी different soft skills सिखाई, जो आज मुझे लगता है because of work from home थोड़ी सी वो interaction कम होगी. I think ज़्यादा transaction interaction होगी कि काम है तो हम बात कर रहे हैं, हम कॉफी के लिए नहीं जा पा रहे हैं. But what I have started doing is, because I saw that happening, is I've started doing one-on-ones with a lot of people just for a coffee call, जिसमें हम कुछ नहीं करते, कुछ काम डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ गप्पे मारते हैं आधा घंटा 15 मिनट, जिसमें हम सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ भी कई बार डिस्कस करते हैं, कई बार एडवाइस लेते हैं कि भाई मेरे को ये कोर्स करना है. जैसे मेरे मेंटर जो मेरे सीईओ हैं अपनी करंट कंपनी के, उन्होंने मुझे एक्चुअली गाइड किया कि MBA करनी चाहिए, LLM करनी चाहिए, because I was also little confused कि 10 साल के बाद an in-house position which is a better option, उन्होंने मुझे गाइड किया. So ऐसी चीजें जो आप पहले इन पर्सन जाके किसी की कैबिन में घुस के बात कर सकते थे, आज शायद वो थोड़ा सा कम हो गया. बट अगेन यू स्टिल, अगर where there's a will there is a way. आपके पास ये ऑप्शन है, कॉफी ब्रेक्स करिए या यू सून पे इंटरेक्शन करिए, जो पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था with your 10 hours in the office. So yes, pros and cons are always there. It's how much you make most of the situation that matters. आपने बड़ी अच्छी बात रखी. मैंने कहीं पढ़ा भी अभी हाल फिलहाल में शायद ट्विटर में कि वहाँ पे किसी ने ट्वीट किया था कि I was really a poor investor when I was young.
I'm no more young, I'm still a poor investor. So I think with time, you know, But I think I would have tweeted that. जी, तो मुझे लगता है कि ये बात हम लोगों पे काफ़ी हद तक साझा होती है, स्पेशली लॉयर्स की जो हमारे एक्यूमेंट देते हैं फाइनेंस को लेके। बट हैविंग सेड दैट, आप जुड़ी हमसे बड़ी हमें खुशी हुई, आपने इतनी सारी पॉजिटिव बातें रखी, इतनी नॉलेजेबल बातें रखी। और सेशन को क्लोज करने से पहले मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूँ अपने गेस्ट से कि प्लीज़ हमें कुछ क्लोजिंग कमेंट्स दें हमारे यंग दर्शकों को। और जब मैं यंग कहता हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ यूथ से नहीं है, मेरा मतलब है यंग एट हार्ट एंड यंग इन माइंड से। तो उनके लिए आप कुछ अपने कमेंट्स रखें। So Jen, including you, I will थैंक यू। young at heart and will always be. I think we are all learning, and I am no one to give tips to anybody because I am also at that phase where I have so much to learn. Is what my mom and dad have actually taught me is always keep the fire in your belly on. It doesn't matter if it is about your profession or your personal life. I think हर जगह पैशन बहुत जरूरी होता है, और उसके साथ जब आप काम करोगे तो कभी काम नहीं लगेगा. आई लव व्हाट आई डू. आई थिंक अजैन सिमिलर is with you, because in addition I think you've also done so many ventures. You Soon is one of them, and I see so many of your speeches and your interaction at various platforms. So it's the passion that shows, and I think that's something that takes you places. So all you need to do is keep that light on. All you need to have is insane and shameless amount of bravery, and I think that's something which is important. It's all right to fail. हम बहुत ही ज़्यादा overestimate करते हैं failure को. It is not like that. I think we should actually underestimate it and say कि क्या हुआ. It's we have a long life, and I think a few years, one day, one failure will not impact the rest of your life. So that's something I think, and again, it's not professionally, even in personally. If you've made a mistake, if you've been with the wrong person, if you have made a wrong choice of a purchase of a house or a car, it will not matter in 5 years. Trust me when I say that. I think we all have experienced it, and we will keep experiencing, and we'll keep making mistakes. 80, 90, if we are still alive. That's something that I personally believe in, and I hope it encourages other people as well. And if it does, I think you and I have been and our today's conversation has been a success. Then. Thank you, Saloni, for those wonderful words of wisdom. जैसा आपने बताया कि फेलियर इज नॉट फेलियर बट इज एक्चुअली लर्निंग. और मैं हमेशा लोगों से ये बात जरूर कहता हूँ कि देयर इज नो विन एंड लूज, देयर इज विनिंग एंड लर्निंग. तो कभी भी लूज नहीं होता लाइफ में. लाइफ इज अ ग्रेट लेवल बहुत चीज़ें जैसा आपने बताया कि सीखने को मिलती हैं. तो इसी के साथ इस सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे. और समाप्त करने से पहले जो हमारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं उनसे हमारी एक छोटी सी अपील रहती है कि अगर आपको हमारे चैनल समझ आता हो और आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिविटी फैला रहा है, कुछ लीगल अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है और आप इसे औरों तक प्रमोट कर सकें, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. Until next time, see you soon.